अम्मा, तू कुछ नहीं समझ रही। तू ही तो मेरी वजह है। अगर तू नहीं रही तो मैं किसके लिए जीतूंगा? तेरे लिए हीरा, अपने लिए। एक दिन जब तू अपनी जिंदगी में खड़ा होगा तो समझना मैंने तुझ में अपनी जिंदगी देख ली। रज्जू की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और हीरा चुपचाप बैठा रहा, जैसे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं बची हो। एक छोटा सा गांव था, नाम था भीमपुर। वहाँ कच्ची सड़कों पर धूल उड़ती थी और उसी गांव में एक कोने में टूटी झोपड़ी में रहते थे हीरा और उसकी माँ रज्जू। हीरा बेटा, जाग जा, सूरज निकल आया है। मैं चाहती हूँ कि तू जल्दी जाकर मिट्टी को देख। कहीं रात की ओस ने थोड़ी नमी छोड़ दी हो तो फसल में जान आ जाएगी। अम्मा, तेरी ये बातें ही मेरा दिन बना देती है। मैं उठ रहा हूँ। हाँ बेटा, और सुन, कल रात छप्पर से जो टप टप बारिश का पानी टपक रहा था ना, उससे मेरा मन डरा नहीं, बल्कि लगा कि शायद ऊपर वाला याद दिला रहा है कि ठंडी बूंदे के बाद ही हरियाली आती है। अम्मा, एक दिन मैं वादा करता हूँ, तेरे सिर पर पक्की छत होगी, दीवारें होंगी जो बरसात को बाहर रोकेंगी और तू चैन से सोएगी। हीरा अपने छोटे से खेत पर पहुंचा। सूखी मिट्टी से दरारें थी, जैसे किसी ने सपनों को काट काट कर अलग कर दिया हो। हे धरती माँ, तूने बचपन में मुझे मिट्टी से खेलने दिया था। आज मैं तेरी तकलीफ समझ रहा हूँ। अरे हीरा, फिर तुझे यहीं बैठा देख रहा हूँ। कुछ खाया पिया नहीं क्या? खाली पेट मेहनत करेगा? अरे भैया, पेट से ज्यादा भूख मेरे हौसले में लगी है। पहली भूख मिटा भी लूं तो दूसरी कहाँ से मिटाऊं? लोग कहते हैं तेरा नसीब रूठा हुआ है, लेकिन मैं कहता हूँ मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस समय लगता है। तो हिम्मत मत हार। मैं तो मिट्टी जैसा हूँ, लाते भी खाता हूँ, पर मैंने कभी हार नहीं मानी। दोपहर में हीरा अनाज के दाने बेचने रतन लाल की दुकान पर पहुंचा। ओए हीरा, तू फिर खरखराते चने ले आया। दाम क्या देगा? पहले हिसाब चुका, तब बातें करना। रतनलाल जी, दाम तो बाजार तय करेगा। मैं मेहनत का अनाज लाया हूँ, भीख नहीं मांग रहा। कर्ज की बात मत दोहराइए। मैं अपना पसीना बेचूंगा, पर अपनी रीढ़ नहीं। हाँ हाँ, बड़ी बड़ी बातें। याद रख, वक्त कमजोर पड़ेगा तो यही ऋण चुकानी पड़ेगी। मेरा द्वार पहले से खुला है। ब्याज थोड़ा ज्यादा है, पर आराम मिलेगा। आराम उस नींद को कहते हैं जिसमें आत्मा बेफिक्र हो। कर्ज की नींद पर तकिया नरम हो सकता है, पर सर हमेशा भारी रहता है। माफ कीजिए, मैं चलता हूँ। दिन ढलते हीरा खाली थैला लिए लौटा। झोपड़ी के अंदर चूल्हे में जलती सूखी लकड़ियां धुएं से भर गई थी। कुछ मिला क्या, या फिर से खाली हाथ ही आया? दाम थोड़े मिले, पर मैंने कर्जा नहीं लिया। पेट भले आधा भरे, पर दिल पूरा भरा रहेगा। तेरे इरादे पत्थर जैसे है बेटा, पर पत्थर भी पानी से कट जाता है। तेरी तकलीफ देखकर मेरा कलेजा कटता है। तूने जो कुछ खोया वो मैं लौट कर नहीं दे सकती। अम्मा, मैंने कुछ नहीं खोया। जब तक तेरी दुआ साथ है, मैं हर बार खड़ा हो जाऊंगा। अगर मैं हार गया तो समझ लेना कि मेरी सांसें चल रही होंगी, पर मैं जिंदा नहीं रहूंगा। उस रात छप्पर से टपकते पानी ने मिट्टी को भिगोया, पर झोपड़ी के अंदर माँ बेटे के शब्दों ने दिलों को गर्म रखा। हीरा थकान से बेसुध होकर सोया। सपने में धुंधली रोशनी फैली और एक गूंजती आवाज आई। तू भाग्य को दोष क्यों देता है? जो कलम तेरे हाथ में है, उससे किस्मत की इबारत लिख। मैं लिखूंगा कैसे? रोशनी नहीं, स्याही नहीं, कागज नहीं। स्याही तेरे पसीने में है, कागज तेरी मेहनत में, और रोशनी तेरे विश्वास में। कल जगना, फिर देख तेरी कलम कैसे चलती है। हीरा हड़बड़ा कर उठ गया। माथे पर पसीना, पर आंखों में जुगनुओं सी चमक थी, मानो दिल ने पहली बार माना हो सकता है।
हीरा, रात भर तू करवटें बदलता रहा, कोई बुरा सपना देखा? नहीं अम्मा, बुरा नहीं, शायद अच्छा था। किसी ने कहा है कि किस्मत मेरे हाथ में है। तू अपनी किस्मत लिखता रहे बेटा, मैं हर शब्द पर अपना आशीर्वाद रखूंगी। जिस दिन तेरे हौसले जीतेंगे उस दिन मेरा जीवन सफल होगा। हीरा की मेहनत और उसके आत्मसम्मान की बात अब धीरे धीरे गांव में फैलने लगी थी। लेकिन गांव वो जगह है जहां अच्छाई जितनी नहीं फैलती, अफवाहें उससे ज्यादा दौड़ती है। अरे सुना क्या? वो हीरा तो किसी सपने की बात करता है, अब कहता है उसके हाथ में है। सपना देखना तो ठीक है, पर गरीब आदमी को जमीन देखनी चाहिए, आसमान नहीं। हीरा का बाप भी ऐसा ही था, सीधा सच्चा, लेकिन समय ने उसकी ईमानदारी को रौंद डाला। बेटा भी उसी राह पर चला है, देखो कब तक टिकेगा। एक दोपहर हीरा अकेला तालाब किनारे बैठा था। चेहरे पर उदासी और आंखों में सोच का समंदर था। तभी उसकी बचपन की दोस्त शांति वहाँ आई। तू यहाँ ऐसे बैठा है जैसे किसी ने तेरा सब कुछ छीन लिया हो। सब ठीक है ना? शांति, सब ठीक है, पर दिल से कुछ टूटा हुआ महसूस होता है। लगता है जैसे मैं लोगों के लिए बस हंसी का बात बन गया हूँ। लोग तो बातों से पत्थर फेंकते हैं, पर तू जब चुपचाप सह लेता है तो उनकी पत्थरबाजी को भी हरा देता है। मैं कोशिश करता हूँ कि खुद को न बदलूं, पर जब सब मिलकर गलत साबित करते हैं तो अंदर से आवाज आती है, क्या वाकई में गलत हूँ? हीरा, तुझे कोई नहीं समझेगा। तो पत्थर में फूल खोजता है और लोग फूल में भी कांटा गिनते हैं। तू बस इतना याद रख, मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ। उसी रात गांव के मंदिर से चांदी की घंटी और रतन लाल की दुकान से कुछ सामान चोरी हो गया। सुबह सुबह पूरे गांव में शोर मच गया। मेरी दुकान से गेहूं, तेल और नगद पैसे गायब है, और मंदिर से घंटी भी। ये किसकी करतूत हो सकती है? कहीं बाहर का कोई तो नहीं? बाहर वाले के पास मौका कहाँ? जो रोज खुद को ईमानदार कहता है, शायद वही भरोसे का फायदा उठाकर ये काम कर गया हो। तो किसकी बात कर रहा है रतनलाल? मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन हीरा पर ध्यान जरूर दिया जाए। वो पिछले कुछ दिनों से अजीब बातें कर रहा है। सपने, भविष्य, ताकत, ये सब उसी के बोल हैं। अब गांव की पंचायत बुलाई गई। हीरा को सामने बैठाया गया। कुछ लोग शक से देख रहे थे, कुछ चुप थे। शांति दूर खड़ी थी, उसके चेहरे पर चिंता थी। हीरा, हम तुझसे एक सीधा सवाल पूछना चाहते हैं। क्या तूने रतनलाल की दुकान से या मंदिर से कुछ उठाया? मुखिया जी, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, पर एक चीज है, मेरी ईमानदारी, और उसे मैं एक दाने या घंटी के लिए नहीं बेचूंगा। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। क्या कोई गवाह है जो कह सके कि तूने ये नहीं किया? क्या किसी के पास गवाह है कि मैंने किया? तू ये साबित नहीं कर सकता कि तू निर्दोष है, और गांव में अफरा तफरी मची है। इस समय फैसला जरूरी हो जाए। इस समय फैसला जरूरी है। किसी ने कुछ नहीं कहा। भीड़ ने खामोश सहमति दी। हीरा को गांव से कुछ दिन के लिए बाहर रहने का निर्णय सुनाया गया। तुम लोग गलत कर रहे हो। सजा देने से पहले ये मत भूलो कि वो अब भी इंसान है, मशीन नहीं जो तुरंत सफाई दे दे। अम्मा चलो, शायद ये गांव नहीं, ये वक्त ही हमसे रूठा हुआ है। हीरा और उसकी माँ रज्जो अब गांव से दूर एक वीरान कोने में रह रहे थे। छोटा सा टूटा झोपड़ा, न छत पूरी न दीवारें मजबूत। बारिश के दिन थे और उस दिन सुबह से पेट में कुछ नहीं गया था। बेटा, मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने लोगों को हमेशा तेरी तारीफ करते देखा था, और आज वही लोग तुझे चोर कह रहे हैं। अम्मा, मेरे पास तुझे दिलासा देने के लिए शब्द नहीं है, पर तुझे भरोसा दिलाने के लिए मेरा हौसला जरूर है। मैं गलत नहीं हूँ और मैं खुद से यकीन नहीं खोऊंगा। हीरा चुपचाप लेटा रहा। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। क्या यही भाग्य का लिखा है? मेहनत करो, फिर भी बदनाम हो जाओ।
क्या मैं अपनी किस्मत खुद नहीं बना सकता? पर तभी एक शब्द उसकी यादों में उभरा, बदलाव। वो जान गया था अगर समय गलत है तो उसे बदलने की जिम्मेदारी भी उसकी है। बेटा, तू कुछ खा क्यों नहीं लेता? 3 दिन से पेट खाली है। शरीर भले भूखा हो पर तू मेरी बात तो सुन। अम्मा, मैं भूखा नहीं, मैं बस सोचना चाहता हूँ कि अगला कदम क्या हो। लोगों की बातें, इल्जाम सब दिमाग में घूम रहा है। तू हमेशा सोचता ही रहता है, पर अब सोचने से ज्यादा जीना सीख बेटा। भूख और इज्जत की लड़ाई में भूख हार जाए तो अच्छा है। माँ तू मेरा सहारा है। जब तू मेरे साथ बोलती है तब मैं खुद को मजबूत समझता हूँ। तू बस साथ रह, बाकी मैं देख लूंगा। एक दिन हीरा किसी काम की तलाश में गांव से थोड़ी दूर गया। वहीं एक छायादार पेड़ के नीचे बैठी थी एक महिला दुलारी, जो पहले कभी गांव में नहीं दिखी थी। तू ही हीरा है ना, जिसकी बातें अब गांव की गलियों से होकर हवाओं में तैरने लगी है? आप मुझे जानती हैं? जानती नहीं, लेकिन महसूस करती हूँ, जैसे तेरा दर्द मेरी रगों में भी बहता हो। आप कौन हैं? मैं भी एक समय पर ठुकराई गई थी। जब सबने मुझसे मुंह मोड़ा तब मैंने खुद से बात करना शुरू किया। मैं जानती हूँ, जब इंसान के पास कोई नहीं होता तब उसका मन ही उसका दुश्मन बन जाता है। आप ये सब क्यों कह रही हैं? क्योंकि तू अभी उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ या तो तू खुद को मिटा देगा या खुद को ढूंढ लेगा। हीरा ने अब ये तय किया कि वो किसी की मदद नहीं मांगेगा, लेकिन काम जरूर खोजेगा। गांव के बाहर एक पुराने खेत की जमीन पड़ी थी जो बंजर थी। गांव वाले कहते थे वहाँ कुछ नहीं उगता। लोगों ने तो मुझे भी बेकार समझ लिया, तो क्यों न इस बंजर जमीन से दोस्ती करूं? हीरा ने रोज वहाँ जाकर मिट्टी को पलटना शुरू किया। अकेले हाथ से खेत जोतना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन वो करता रहा। अरे हीरा भैया, आप वहाँ क्यों खुदाई कर रहे हो? वहाँ तो कुछ नहीं होता। क्योंकि कुछ होने की सबसे ज्यादा उम्मीद वही होती है जहाँ कोई उम्मीद ही नहीं करता। धीरे धीरे लोगों को हैरानी होने लगी कि हीरा तो सच में कुछ कर रहा है। और एक दिन अनोखी बात हुई, मिट्टी में पहली बार नमी दिखी। उस दिन जब हीरा खेत से लौटा तो देखा कि रज्जो जमीन पर लेटी थी, चेहरा पीला, माथे पर तेज बुखार। अम्मा, ये क्या हो गया? अम्मा, बोलना, तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ा थक गई हूँ। नहीं अम्मा, तू मेरी जान है। तेरे बिना मैं टूट जाऊंगा। मैं अभी किसी वैद्य को बुलाता हूँ, अभी कुछ करता हूँ। तेरा चेहरा देखकर तो लग रहा है तू अब पहले जैसा नहीं रहा। अब तू और भी मजबूत हो गया है बेटा। अब तू बस रोना मत। रज्जो की ये हालत देखकर हीरा अंदर से हिल गया। अब उसे सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी माँ की जान के लिए भी लड़ना था। अगले दिन शांति उसके पास आई। मैंने सुना कि तू रोज बंजर जमीन पर काम कर रहा है, तो जानता है गांव के लोग अब फिर से तेरा नाम लेने लगे हैं। नाम लेने से ज्यादा जरूरी है न काम कर देना। उन्हें अब मेरी परवाह नहीं चाहिए। बस मौका दो, मैं खुद साबित कर दूंगा। हीरा तो वही हीरा है, लेकिन तुझ में एक नई रोशनी आ गई है जो तू बना रहा है। शायद वो आज नहीं पर कल तुझे ताज बनाकर लौटाएगा। और अब हीरा की आंखों में रोशनी थी, डर नहीं। उसके हाथ में अब फावड़ा था, पर दिल में एक आग थी जो खुद से हारने नहीं दे रही थी। गांव से दूर की वो बंजर जमीन जिसे सबने बेकार कहा था, वहाँ अब हरे हरे छोटे पौधे निकल के आ रहे थे। हीरा की मेहनत, रोज रोज की खुदाई, मिट्टी पलटना, नमी देना अब रंग दिखाने लगी थी। तूने मेरा साथ दिया धरती माँ। जब सबने मुझसे मुंह मोड़ा तब तूने मेरी बात सुनी। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि शायद मैं हारने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ। ये देखना था मुझे, जब तू ऐसे मुस्कुरा रहा हो जैसे कोई बच्चा पहली बार बोल रहा हो। हीरा, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। शांति, तूने मेरा साथ दिया। जब खुद को मैं भी नहीं समझ पा रहा था
तू मेरी ताकत बन गई, पर मैं अभी रुकने वाला नहीं हूँ। अब तो बस शुरुआत है। तेरी मेहनत अब रंग दिखा रही है हीरा, पर ध्यान रखना, जब रोशनी आती है तो अंधेरे वाले डर जाते हैं, और तुझसे डरने वाले बहुत है हीरा, बहुत। रज्जू की तबीयत अब और बिगड़ने लगी थी। हीरा ने गांव के वैद्य को बुलाया, जो पहले से ही रतन लाल से जुड़ा हुआ था। राजू की हालत गंभीर है, इलाज लंबा चलेगा, दवाइयाँ भी बहुत महंगी होगी। वैद्य जी, आप इलाज शुरू कीजिए, पैसे का इंतजाम मैं कर लूंगा। माँ मेरी जान है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, लेकिन बिना पैसों की इलाज अधूरा रह जाएगा हीरा। हीरा चुप था। खेत से अभी कोई फसल नहीं मिली थी और पैसे तो पास में थे नहीं। अब वो सोच रहा था कि माँ को कैसे बताऊं। इसी बीच रतनलाल ने एक नई चाल चली। उसने गांव वालों के बीच ये फैलाया कि हीरा जिस जमीन पर खेती कर रहा है वो सरकारी है और कोई भी वहाँ खेती नहीं कर सकता। अरे तुम सब देख क्या रहे हो? हीरा उस जमीन पर कब्जा करके वहाँ खेती कर रहा है। वो जमीन किसी की नहीं है, ये तो कानून के खिलाफ है। पर वो तो सिर्फ मेहनत कर रहा है। मेहनत के नाम पर कब्जा करना सीख लिया। अब आज वो खेत पर करेगा, कल हमारे घरों पर। लोगों में फिर से शक फैलने लगा और रतनलाल ने पंचायत बुलवाई। हीरा, तेरे खिलाफ शिकायत है कि तू जमीन पर गैर कानूनी कब्जा कर रहा है। क्या तू बता सकता है वो जमीन किसकी है? मुखिया जी, मैं उस जमीन को जीने का सहारा बना रहा हूँ। जब सबने मुझे गांव से बाहर किया, तब उस मिट्टी ने मुझे अपनाया। अगर वो जमीन किसी की है तो बताइए, मैं खुद पीछे हट जाऊंगा। तू चालाक बन गया हीरा, तेरी जुबान बहुत अब चलती है। पर ये मत भूल कि कानून जुबान से नहीं, दस्तावेजों से चलती है। रतनलाल जी, दस्तावेजों की बात आप कर रहे हैं? जब मैंने आपकी दुकान से कर्ज लेने से मना किया था, तभी से आप मुझे मिटाना चाहते हैं। ये सब आप ही की चाल है। दोनों की बातों में दम है, हमें जमीन की छानबीन करनी चाहिए। पंचायत के बाद हीरा चुपचाप बैठा था। उसके अंदर डर नहीं था, लेकिन माँ की हालत और गांव के सवाल उसे थका चुके थे। तभी शांति पास आई। तू क्यों अकेला लड़ रहा है हीरा? तूने कभी हमसे मदद क्यों नहीं मांगी? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी लड़ाई में कोई और जले। तू बहुत प्यारी है शांति, तेरी जगह मेरे दिल में है, पर मैं तुझे दुख नहीं देना चाहता। हीरा, जब तू अकेला चलता है तो रास्ता तुझ पर हंसता है, पर जब कोई साथ होता है ना, तो रास्ता भी खुद को सीधा करता है। मैं अब तुझे अकेला नहीं छोड़ने वाली हीरा। अगली सुबह रज्जू की सांसें तेज चल रही थी। हीरा उसका माथा सहला रहा था। बेटा, तू बहुत लड़ा मेरे लिए, पर अब अगर मैं चली भी जाऊं तो तू हार मत मानना। तेरी मेहनत, तेरी ईमानदारी तुझे बहुत दूर लेकर जाएगी, बहुत दूर। अम्मा, तू कुछ नहीं समझ रही। तू ही तो मेरी वजह है। अगर तू नहीं रही तो मैं किसके लिए जीतूंगा? तेरे लिए हीरा, अपने लिए। एक दिन जब तू अपनी जिंदगी में खड़ा होगा तो समझना, मैंने तुझ में अपनी जिंदगी देख ली। रज्जू की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और हीरा चुपचाप बैठा रहा, जैसे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं बची हो। रात भर हीरा जागता रहा। आंसू आंखों से नहीं निकले, लेकिन सीने में दर्द समुंदर बन गया था। सुबह उसने एक नई मिट्टी ली, फिर से खेत पर गया और पहली बार उसने पूरी जोर से खेत में फावड़ा मारा। अब ये मेरी माँ की मिट्टी है। अब मैं इसे हर हाल में जिंदा करूंगा, चाहे जो हो जाए। रज्जू अब नहीं रही और उस झोपड़ी की खामोशी, जो पहले माँ की आवाज से भर जाती थी, अब खाली लगने लगी थी। हीरा खेत पर बैठा था। अम्मा, तू गई नहीं है। तू मेरी सांसों में है, मेरी मिट्टी में है। अब मैं तुझे जी कर दिखाऊंगा। उसकी आंखें सूखी थी, लेकिन उसकी आत्मा रो रही थी। वो अब एक बेटा नहीं, एक मजबूत इंसान बन चुका था। शांति हीरा के लिए खाना लेकर आई। वो जानती थी कि आज हीरा को किसी खाने से ज्यादा
किसी अपने का साथ चाहिए। हीरा, मैंने तुझे आज पहली बार इतना चुप देखा है। तू तो वो लड़का था जो पत्थर की जमीन में उम्मीद बो देता था। क्या अब तू थक गया है? शांति, तूने कभी सोचा है कोई आवाज जब हमेशा के लिए बंद हो जाए तो क्या होता है? माँ की वो पुकार अब मैं कभी नहीं सुन पाऊंगा। तेरी माँ तुझ में ही जिंदा है। जब तू बोलेगा वो बोलेगी, जब तू हंसेगा वो मुस्कुराएगी, और जब तू जीतेगा वो गांव से दिखेगी। तू हमेशा मुझे मेरी कमजोरी में भी ताकत दिखा देती है। मैं तेरा कर्जदार हूँ। अगर तेरा दिल साफ है तो कोई कर्ज नहीं होता, बस रिश्ते होते हैं, और मैं तेरा रिश्ता हूँ बिना किसी शर्त के। हीरा ने फिर से काम शुरू किया। अब खेत में छोटे छोटे हरे पौधे बड़े होने लगे थे। एक सुबह सूरज की किरणों में उसने देखा पौधों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। ये मेरी माँ की आंखों से गिरी हुई बूंदे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रही है। अब ये खेत नहीं, मेरी माँ की गोद है। गांव के कुछ लोग दूर खड़े होकर देख रहे थे। अब वे चुप थे, क्योंकि अब हीरा का परिणाम बोलने लगा था। उसकी मेहनत रंग दिखा रही थी। उसी दिन गांव के बाहर एक आदमी बैलगाड़ी से आया। वो शहर से था, नाम था नरेश। वो किसान की फसलों को खरीदने और बेचने का काम करता था। तुम हीरा हो जिसकी खेती की बातें मैं 3 गांव दूर सुन रहा था? मैं ही हूँ, पर आपने कहाँ सुना ये सब? एक व्यापारी के आदमी ने तुम्हारा खेत देखा था। उसने बताया था कि यहाँ एक लड़का है जो बंजर जमीन को भी हरियाली में बदल रहा है। मैं खुद देखना चाहता था। ये सब तो बस मेहनत है, मेरी माँ की याद है और मेरा जिद्दी मन। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी पहली फसल खरीदना चाहता हूँ। बाजार तक पहुँचाने में मदद करूंगा, दाम भी ठीक दूंगा। आप सच में मेरी फसल खरीदेंगे? इतने लोगों ने मुझे मजाक समझा। आपने पहली बार मुझे किसान समझा। क्योंकि किसान वो होता है जो जमीन में नहीं खुद में बीज बोता है, और तुमने वही किया है हीरा। जैसे ही गांव में ये बात फैली कि एक व्यापारी हीरा की फसल खरीदने आ रहा है, रतन लाल के दिल में जलन की आग जल उठी। ये कैसे हो सकता है? ये लड़का तो मिटने वाला था, अब अचानक हीरो बन गया। सरकार के हिसाब से वो जमीन खाली थी, किसी की नहीं थी। हीरा ने कब्जा नहीं किया, बस मेहनत की। तो क्या अब मेहनती लोग ही राजा बनेंगे? नहीं, मैं इसे फिर गिराऊंगा। मैं पंचायत में फिर मुद्दा उठाऊंगा। पंचायत फिर बैठी। रतनलाल ने वही पुरानी बात दोहराई, पर कब्जे की। लेकिन इस बार हीरा चुप नहीं था। मुखिया जी, मैं आज भी वही कर रहा हूँ। मैं उस जमीन का मालिक नहीं, लेकिन उस मिट्टी का बेटा हूँ। मैंने किसी की चीज नहीं छीनी, बस अपनी किस्मत खुद लिखी है। अगर ये जुर्म है तो मुझे सजा दो, लेकिन सच ये है कि मेहनत जुर्म नहीं होती। मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार के मुताबिक ये जमीन बेहिसाब थी। हीरा ने कोई कानून नहीं तोड़ा, उसने सिर्फ मिट्टी को सम्मान दिया है। हीरा, आज गांव को तुम पर गर्व है। जो लड़का एक दिन चोर कहलाया, वही आज मिसाल बन रहा है। अब गांव वाले धीरे धीरे हीरा के पास आने लगे। भाई, हमें माफ कर दे, तुझे गलत समझा, पर आज तूने साबित कर दिया कि सच्चाई की देर से सही जीत जरूर मिलती है। तेरी माँ को ऊपर से चैन मिला होगा हीरा, तो उसकी आंखों की रोशनी था, और आज तू गांव की रोशनी बन गया है। हीरा, मैंने हमेशा तुझ में वो ताकत देखी थी जो खुद तुझे नहीं दिखती थी, और आज तू तो वो तूफान बन गया जो चुपचाप बहकर सबको बदल देता है। मैं कुछ नहीं था अगर मेरी माँ की दुआएं, तेरी बातें और मेरी मिट्टी का साथ न होता। आज मैं सिर्फ मेहनत का एक छोटा सा बीज हूँ। हीरा की मेहनत अब रंग ला चुकी थी। उसका खेत हरा भरा था और उसकी फसल की चर्चा दूर दूर तक हो चुकी थी। नरेश, वो व्यापारी, फिर से गांव आया, इस बार एक बड़ी पेशकश के साथ। हीरा, इस बार मैं खाली हाथ नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि तू अपना सारा अनाज मुझे बेचे। तेरी फसल को बाजार तक पहुँचाने का पूरा जिम्मेदारी मैं लूंगा, और बदले में
हर बार तुझे 2 गुनी कीमत दूंगा। 2 गुनी कीमत? पर क्यों? आप इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं मुझ पर? क्योंकि मैंने तुझमें वो ईमानदारी देखी है जो आजकल के कारोबार में नहीं मिलती। तेरी मिट्टी से जुड़ी मेहनत मेरे कारोबार से ज्यादा सच्ची है और मुझे ऐसे ही लोगों के साथ काम करना है। देखा हीरा, अब दुनिया तेरी कीमत समझ रही है। तूने जो सींचा है वो फल देने को तैयार है। मैं वादा करता हूँ जितनी मेहनत अब तक की है उससे 2 गुनी अब करूंगा, लेकिन एक शर्त है, खेत की मिट्टी का अपमान नहीं होना चाहिए। यह मेरे लिए माँ जैसी है। तेरा ये प्यार ही सबसे बड़ी गारंटी है हीरा। मैं तेरे फैसले का इंतजार करूंगा। हीरा की सफलता पूरे गांव को प्रेरित करने लगी थी। जो लोग कभी उसे नीचा दिखाते थे अब उसी से सीखने आने लगे। हीरा भैया, आप हमें भी थोड़ा सिखा दो खेती के नए तरीके। हम भी अब अपनी जमीन पर मेहनत करना चाहते हैं। बंसी, खेतों को तो सब जानते हैं, पर मिट्टी से प्यार करना सीखना पड़ता है। कल से रोज सुबह मेरे साथ आना। खेत के साथ साथ खुद को भी समझना सीख जाएगा। हीरा बेटा, तेरी माँ ऊपर से देख रही होगी और बहुत खुश होगी। तो अकेले नहीं जीता, तूने हम सबको उम्मीद दी है। जहाँ रोशनी बढ़ती है वहाँ अंधेरे की परछाइयाँ भी गहरी होने लगती है। रतनलाल अब खामोश नहीं बैठा था। हीरा अब हीरो बन गया है, पर जो गांव मुझे मानता था वो अब उसकी पूजा कर रहा है। मुझे गिराने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं, ये लड़का ही काफी है। अब वक्त आ गया है कि उसका सच, या यूं कहो उसका मौन गढ़त झूठ सबके सामने लाया जाए। पर क्या करे मालिक, वो तो सीधा साधा लड़का है, कोई दाग भी नहीं है उस पर। हर साफ कपड़े पर कीचड़ उछालना आसान होता है। अब चाल नहीं, कहानी बनानी है, एक ऐसी कहानी जो सबको झकझोर दे। एक रात गांव के एक घर से गहने चोरी हो गए। सुबह अफरा तफरी मच गई और आश्चर्य की बात ये थी कि एक चूड़ी हीरा के खेत के पास की झाड़ी में मिला। फिर वही कहानी, हीरा फिर शक के घेरे में। बिना सबूत किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते, और ये चूड़ी उसके खेत के पास मिला है। सोचने की बात है। पंचायत फिर बुलाई गई। हीरा, ये कोई पहली बार नहीं है। पहले भी जब चोरी हुई थी तेरा नाम जड़ा था। इस बार हम कुछ कहें उससे पहले तू खुद बोल, या तुझसे कोई भूल हुई है? मुखिया जी, जब सूरज चमकता है तो उसकी छाया जरूर गिरती है। मैंने सिर्फ मेहनत की है। ये चूड़ी और गहने मेरे खेत में कैसे आए मुझे नहीं पता। आप सब फिर से वही कर रही है। जब एक इंसान अपनी जिंदगी बना रहा होता है तब उसे खींचने की बजाय उसका साथ देना चाहिए। हीरा अगर चोर होता तो आज उसका खेत सोना नहीं उगलता। मैं इस लड़के को जानता हूँ, उसकी आंखों में पैसा नहीं आत्मा दिखती है। अगर आप इसे चोर कहें तो फिर ईमानदारी शब्द का कोई मतलब नहीं रहेगा। हमें सोचने का समय चाहिए, ये मामला छोटा नहीं है। उसी रात गांव के एक लड़के को एक चिट्ठी मिली। वो रतनलाल के किसी आदमी की जेब से गिरी थी। उस चिट्ठी में साफ लिखा था चोरी की योजना और खेत के पास चूड़ी को फेंकने का प्लान। ये तो हीरा को फंसाने की चाल थी। मैं अब चुप नहीं बैठूंगा। अगले दिन पंचायत में उस लड़के ने चिट्ठी सबके सामने रख दी। ये चिट्ठी रतनलाल के आदमी के पास मिली है। इसमें लिखा है कि कैसे हीरा को फंसाया जाए। रतनलाल, क्या ये सच है? ये सब झूठ है। ये लड़का कोई मेरी साजिश बना रहा है। रतनलाल जी, आपने मुझे नहीं गिराया, आपने इंसानियत को गिराया। मैंने आपको कभी दुश्मन नहीं माना, पर आपने मुझे दुश्मन बना दिया। अब गांव तय करेगा किसका चेहरा सच्चा है और किसका नकाब। हमने देखा है हीरा का संघर्ष, उसका दर्द, और अब हम जान चुके हैं कि सच्चा कौन है। रतनलाल को पंचायत से बाहर किया जाता है और हीरा को गांव की सेवा में सबसे ऊपर माना जाता है। हीरा की मेहनत ने सबका दिल जीत लिया था। उस पर विश्वास बढ़ रहा था। उस दिन नरेश फिर गांव आया, एक नई उम्मीद लेकर। हीरा भैया, मैंने तुम्हारी मेहनत और लगन देखी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ शहर चलो।
वहां मैं चाहता हूं कि तुम हमारे किसानों को सिखाओ। शहर मेरे जैसे गरीब और साधारण इंसान के लिए शहर बड़ी जगह है। मैं तो न पढ़ा लिखा हूँ न बड़ी बातें कर सकता हूँ। मैं वहाँ कैसे जाकर लोगों को कुछ सिखा पाऊंगा? हीरा, पढ़ाई से नहीं दिल से सीखना जरूरी है। तुम्हारे दिल में जो ईमानदारी और मिट्टी से लगाव है, वो किसी शहर के लोग उसी सीख को पाने के लिए तुम्हें बुला रहे हैं। हीरा, ये मौका तुम्हारी मेहनत की इनायत है। तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जहाँ भी जाना पड़े। शांति, मुझे डर लग रहा है। मैं क्या वहाँ रह पाऊंगा? क्या मैं वहाँ के लोगों की बात समझ पाऊंगा? तुम्हारे दिल की भाषा हर जगह समझी जाएगी और मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ भी दूंगी। हीरा का शहर जाना सुनते ही गांव में चर्चा शुरू हो गई। कोई खुश था तो कोई चिंतित था। भैया, अब आप दूर चले जाओगे? यहाँ कौन हमारा सहारा बनेगा? हमें आपकी बहुत जरूरत है। बंसी, मैं दूर हूँ पर तुम्हारे दिल के करीब रहूंगा। मैंने जो सीखा है मैं वापस आकर तुम्हें भी सिखाऊंगा। तब तक तुम मेहनत करना। हीरा बेटा, तेरी माँ को इस दिन का इंतजार था। तू जहाँ भी जाएगा अपनी मिट्टी की खुशबू वहाँ पहुँचाएगा। हम तेरा इंतजार करेंगे बेटा, इंतजार। हीरा ने अपने लिए थोड़ा सामान रखा, अपनी माँ की तस्वीर एक झोले में रखी और तैयार हो गया। शांति ने उसका हाथ थामा और सबने उसे दुआओं से विदा किया। हीरा पहली बार शहर पहुंचा। शहर की चमक धमक, बड़े बड़े भवन थे। यहाँ की हवा में जमीन की खुशबू नहीं है। ये शहर गांव से कितना अलग है। और देखो, ये किसान है जो बड़ा नाम कमाने आया है, और कहीं ये हमारे स्तर का ना हो। मैं यहाँ अपनी मिट्टी की बात लाने आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि लोग मेरी बात समझेंगे। हीरा को एक बड़ी सभा में बुलाया गया, जहाँ खेती के विशेषज्ञ और बड़े अधिकारी मौजूद थे। यहाँ उसने अपने अनुभव साझा करना था। सभी को मेरा नमस्कार। मैं गांव का एक साधारण किसान हूँ। मेरे पास कोई आधुनिक उपकरण नहीं, कोई बड़े स्कूल की पढ़ाई नहीं, पर मेरे पास मेरे खेत की मिट्टी का प्यार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिट्टी को समझो, मिट्टी की रक्षा करो, उससे झूठ मत बोलो और वो तुम्हें फल देगी। हीरा की बातें सच है, उसे सुनो। कुछ लोग हीरा की बातों को समझने लगे तो कुछ उसे छोटा दिखाने लगे। हीरा ने महसूस किया कि शहर की दुनिया गांव से बहुत अलग है। तुम्हारे खेत की मिट्टी की बातें सुनकर अच्छा लगा, पर बाजार के लिए हमें पैसों की जरूरत है। खेती महंगी चीज है। पैसे तो बात की बात है, पहले तो मेहनत करनी होगी, ईमानदारी करनी होगी। हीरा, ध्यान रखना, ये दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ लोग सिर्फ नफे की बातें करते हैं। एक दिन हीरा के पास गांव से शांति की चिट्ठी आई। हीरा, तुम्हारे जाने के बाद भी गांव में तुम्हें याद करता है। तेरा खेत हरा भरा हो गया है। बंसी अब खुद दूसरों को सिखाता है। तेरी माँ की तस्वीर हमारे साथ है और हम सब तुझ पर गर्व करते हैं। मेरी ताकत मेरी मिट्टी है, मेरी माँ की दुआएं हैं जो मुझे आगे बढ़ा रही है। हीरा ने शहर में कई महीने बिताए। उसने वहाँ बहुत कुछ सीखा, कई लोगों से मिला, लेकिन हर शाम जब वो खिड़की से बाहर देखता तो उसका दिल गांव की मिट्टी की तरफ लौटता। शहर में सब कुछ है, बड़े बड़े घर, ऊंची ऊंची इमारतें, पर मेरी सांसों में गांव की खुशबू नहीं। माँ की याद आती है, उसकी ममता। अब लौटना ही होगा जहाँ मेरी जड़ें हैं। हीरा जब गांव पहुंचा तो सबने खुशी से उसका स्वागत किया। भैया, आप वापस आ गए, हम सबको आपका इंतजार था। बंसी, मैं वापस आ गया हूँ, अपने घर, अपनी मिट्टी में। हीरा बेटा, तेरी माँ की तस्वीर अभी भी वही दीवार पर है। वो तुझसे कहती होगी, लड़के तू सही रास्ते पर है। हीरा ने खेत संभाला। अब वो सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि गांव के किसानों के लिए एक नया सपना लेकर आया था। मैंने शहर में देखा कि कैसे खेती के लिए नई तकनीकें आई हैं, पर मैं चाहता हूं कि हम अपनी मिट्टी की सच्चाई को भी ना भूलें।
हमें दोनों को मिलाना होगा, परंपरा और नई तकनीक। हीरा भैया, हम तैयार हैं। आपकी बातों से हमें उम्मीद मिली है। लेकिन गांव में रतनलाल की साजिश खत्म नहीं हुई थी। उसने सोचा कि हीरा के लौटने से उसकी पकड़ कमजोर होगी। हीरा वापस आया है तो क्या हुआ, अब मैं और भी चला के दिखाऊंगा। इस बार उसे पूरी तरह मिटा दूंगा। लेकिन गांव के लोग अब हीरा के साथ थे। उन्होंने मिलकर रतनलाल की साजिश को विफल कर दिया। रतनलाल की हर चाल को हमने समझ लिया है। इस बार गांव एकजुट है। सच्चाई और मेहनत के आगे कोई चाल नहीं चल सकती। गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया गया, जहां हीरा को गांव का सबसे बड़ा सम्मान मिला। हीरा, तुमने अपने संघर्ष और मेहनत से साबित किया कि भाग्य तो उनके कदम चूमता है जो हार मानते हैं। तुम गांव का गौरव हो। यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं, हमारी पूरी मिट्टी का है, जो हमें जिंदा रखती है, हमें जोड़ती है। मेरी कहानी एक साधारण किसान की है। मैं भी उन लाखों किसानों में से एक हूं जो रोज कठिनाइयों से लड़ते हैं। पर मैंने सीखा कि भाग्य भी उन्हीं का होता है जो अपने दिल और मेहनत से उसे बदल देते हैं। हीरा की कहानी गांव के लिए एक नई उम्मीद बन गई। जो लड़का कभी अकेला था, अब वो पूरे गांव की ताकत था। भाग्य ने उसका लिखा सच में तब्दील कर दिया था। माँ, मैंने तेरा नाम रोशन किया। मेरी मिट्टी, मेरा घर, मेरा गांव, यही मेरा असली भाग्य है। अब मैं किसी से नहीं डरता, क्योंकि मैं खुद अपनी किस्मत का मालिक हूँ।